Hello बच्चा लोग, welcome to the channel EduNative Physics by Mohit Goenka. Today is part 2 of thermodynamics. Yes, we have selected top 30 previous year questions on thermodynamics and part 1 has been completed. जिन्होंने part 1 नहीं देखा है, लिंक ऊपर आ रहा होगा, उसमें हमने कुछ अच्छे 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन. आज बाकी के 15 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें हमें कहता है कि आपके पास दो आइडियल डायटोमिक गैसेस है A एंड B, दोनों का दोनों डायटोमिक है एट सम टेम्परेचर कैपिटल T. मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस A आर रिजिड. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. A का मॉलिक्यूल रिजिड है एंड हैव अ मास स्मॉल m. मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस B हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड and have a mass m/4. The ratio of specific heats Cv of A and Cv of B are respectively how much? ठीक है. अच्छा, तो ये सवाल में ध्यान से देखिए. Cv का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Fr/2. दैट इज ओनली Fr/2. इसमें मास का कोई लेना देना है नहीं. ठीक है, तो सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे चीज़ें डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रही है. R और 2 तो कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं दैट CVA अपॉन CVB इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर A अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर B. ठीक है. अब डायटोमिक अगर रिजिड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, जहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल होता है. अगर नॉन रिजिड है, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि वाइब्रेशनल मोड भी है, यानी कि 5 के अलावा 2 और आएगा. 2 इज़ फॉर वाइब्रेशनल. सो आवर आंसर इज़ 5/7. 5/7 इज़ दी आंसर. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल. 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस विथ Cp/Cv इज इक्वल टू 5/3. ध्यान से देखिए, अपने को पहले गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स 2 दे रहा है और उसका एडियाबैटिक कांस्टेंट हमें 5/3 दिया हुआ है. दिस इज बीइंग मिक्सड विथ 3 moles of another ideal gas with adiabatic constant 4/3. The value of Cp/Cv for the mixture is how much? हमसे गामा मिक्सचर पूछा जा रहा है. गामा मिक्सचर कितना है? सबसे पहले तो फर्स्ट वाले गैस के लिए ये पता कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और एडियाबैटिक कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है? इट इज़ गिवन बाई 2 अपॉन गामा -1. ठीक है, तो पुट करके देखते हैं. सो 2 अपॉन गामा की वैल्यू 5/3 -1, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज़ F1. तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2/3. 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ गया. सो पहले वाले केस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और इस वाले केस के लिए दिस इज़ 2 अपॉन गामा 2 -1 विच इज़ 2 अपॉन 4/3 -1. तो ये अपना 6 आ रहा है. सो वंस वी हैव गॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड गैस, अब हम निकाल सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का क्या होगा. दिस इज बीइंग गिवन बाई N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. ठीक है, फॉर्मूलेज यहाँ पे बहुत सारे हैं, सारा पता होना चाहिए ताकि सवाल जल्दी से आप सॉल्व कर पाए. N1 की वैल्यू 2 है और F1 की वैल्यू 3 है, सो दिस बिकम्स 6. N2F2 यानी कि 3 × 6 विच बिकम्स 18 divided by N1 plus N2 that is 2 plus 3 which becomes 5. So this is 24/5. ठीक है, अब एक बार आपका F मिक्सचर आ गया तो हम गामा मिक्सचर निकाल सकते हैं. गामा मिक्सचर हम निकाल सकते हैं. ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 1 + 2/F, है ना. इसी को रीअरेंज करे, F2 अपॉन गामा -1 को अगर रीअरेंज करे तो ये आ जाएगा आपके पास. तो यहाँ लिख देते हैं F मिक्सचर. सो दिस इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई 24/5. तो 5 ऊपर चला जाएगा. 5 ऊपर चला गया. इसको सॉल्व कीजिए. 24 + 10 विच बिकम्स 34/24 यानी कि 17/12. और इसे थोड़ा अच्छे से डिवाइड करें तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.42 के आसपास आ जाएगा. दिस इज़ ऑप्शन नंबर डी. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. 2 गैसेस, आर्गन उसका एटॉमिक रेडियस एटॉमिक वेट हमें दिया हुआ है, एंड जीनॉन
उसका भी एटॉमिक रेडियस और वेट हमें दिया हुआ है, हैव द सेम नंबर डेंसिटी एंड आर एट द सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मीन फ्री टाइम्स इज क्लोजेस्ट टू। ध्यान से देखिए, मीन फ्री टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मीन फ्री पाथ अपॉन एवरेज स्पीड। ठीक है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर एन मल्टीप्लाइड बाई, ये डिनोमिनेटर में है सो ये कितना हो जाएगा, √8 RT और पाई एम ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, दोनों ही सिचुएशन में नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मीन फ्री टाइम है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, डायमीटर पे डिपेंड करेगा और यहाँ पे मास पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो हम इसे कह सकते हैं √m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, राइट। नंबर डेंसिटी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, बाकी सब तो कांस्टेंट है ही, राइट। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दिस इज τ1 अपॉन τ2 इज इक्वल टू √m1 बाई m2 मल्टीप्लाइड बाई d2 बाई d1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ना व्हाट इज m1, इसका मास कितना है 40, डालो इसको अंडर रूट में, 40 डिवाइडेड बाई ये वाला 140 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई d2 बाई d1, इसका डेंसिटी डायमीटर, सॉरी इसका डायमीटर अपॉन d1, तो ये कितना है 0.1, रेडियस है ना तो रेशियो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो इसे 0.1 यहाँ पे लिख दिया हमने 0.07 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसे थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना होगा, 0 से 0 कैंसिल, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 1/3.5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ एक 0 दिया, डेसिमल गायब, 10/7 का होल स्क्वायर विच इज़ 100/49। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज़ क्या है, अंडर रूट ऑफ 3.5 का अंडर रूट हम अप्रॉक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी कि 19 से थोड़ा सा कम ही होगा, 1.9 से थोड़ा सा कम ही होगा, राइट। 1.9 का स्क्वायर हो जाएगा 3.61, सो दिस इज वी हैव टू जस्ट अप्रॉक्सीमेट, राइट। तो लेट अस से 1.88 मल्टीप्लाइड बाई 100/49। तो इसे पूरा सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है। ध्यान से देखिए, दिस इज़ 49 इंटू 1.88, राइट, दिस इज़ ऑलमोस्ट लेस देन 2, तो 2 अगर होता तो 49 के साथ मल्टीप्लाई होकर 98 होता, तो 1.88 है तो 98 से कम ही होगा, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 93, 94, 92 के आसपास होगा। सो 100 डिवाइडेड बाई सच नंबर 92, 93 इज गोइंग टू गिव यू अ नंबर विच इज़ अ लिटिल मोर देन 1, ठीक है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आने वाला होगा वो 1.09 आने वाला होगा। अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज होते 1.09, 1.04, तब आपको इसको एकदम प्रिसाइसली कैलकुलेट करना पड़ता, जो कि थोड़ा सा टीडियस होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या दे रहा है, 3 different processes that can occur in an ideal monoatomic gas are shown in the P versus V diagram. ठीक है, the paths are labeled as A to B, A to C and A to D. ठीक है, कहाँ है भाई ये सब, ये रहा आपका प्रोसेस A to B जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, यानी कि ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, A to C कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और यहाँ पे एक और प्रोसेस है A to D। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जीज ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस आर टेकन एज EAB, EAC एंड EAD एंड द वर्क डन आर सो, राइट, सो एंड सो। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज पैरामीटर्स आर व्हाट। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इंटरनल एनर्जी के चेंज की, जब गैस आपका स्टेट A पे है तो टेम्परेचर T2 पे है, जब गैस आपका स्टेट B पे है या फिर C पे है या फिर D पे है, तीनों ही सिचुएशन में टेम्परेचर T1 है, राइट। इन ऑल दी 3 प्रोसेसेस टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम। अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज इज गिवन बाई NCV डेल्टा T। फॉर सेम गैस अगर डेल्टा T कांस्टेंट है तो डेल्टा E भी सेम होने वाला है, राइट। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट EAB इज इक्वल टू EAC इज इक्वल टू EAD।
ठीक है, ये बात तो हो गया। अब बात करते हैं वर्क डन का। ध्यान से देखो तो AC का वर्क डन तो 0 होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है, आइसोकोरिक प्रोसेस से वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं है। ठीक, ध्यान से देखो तो A से लेके B तक में गैस का वॉल्यूम बढ़ा है, डेल्टा V पॉजिटिव है, यानी कि वर्क डन मोर देन 0 है। एंड A से लेके D में आप अगर ध्यान से देखिए तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही है। जब आप A से D पे जा रहे हो प्रोसेस में तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, पहले वॉल्यूम इतना है, फिर वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ। अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ इसका मतलब है कि वर्क डन इन AD इज़ लेस देन 0, दिस इज़ लेस देन 0, राइट। सो दिस इज़ मैचिंग अप विद ऑप्शन नंबर A। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे एक थर्मोडायनामिक साइकिल है XYZX विच इज़ अ VT डायग्राम, V वर्सेस T ग्राफ है आपके पास, एंड दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। गैस X से Y, Y से Z और Z से X पे जा रहा है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें PV ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ऐसे सवालों को कैसे अटैक करना चाहिए। सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रोसेस X to Y। ये X to Y प्रोसेस है क्या? ध्यान से देखिए, X से Y में आप जब जा रहे हो, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू T। तो X से Y में हमको दिख रहा है कि V और T आपस में प्रोपोर्शनल है। अगर V और T प्रोपोर्शनल है तो PV इज इक्वल टू nRT से आपको दिखना चाहिए कि पक्के तौर से P कांस्टेंट रहा होगा, इम्प्लाइज प्रेशर इज कांस्टेंट। इसका मतलब X to Y आपका एक आइसोबारिक प्रोसेस है, वो एक आइसोबारिक प्रोसेस है, विच मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। पता है क्या? ध्यान से देख लीजिए, आप जब X से Y पे जा रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये ऐसा ही होगा, दिस इज़ X to Y। ठीक है, तो XY हमारा बन गया, उसके हिसाब से अभी B देखा जाए तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करते ही हमारा ऑप्शन B क्लियर हो रहा है, बट स्टिल लेट अस कंप्लीट द अदर पोर्शंस। X से Y हो गया, Y to Z देखिए, आप जब Y से Z पे जा रहे हो तो प्रोसेस कैसा है? कांस्टेंट वॉल्यूम है, दिस इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम। V जो है आपका कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट है तो जो लाइन होगा इट हैज़ टू बी वर्टिकल, लेकिन वर्टिकल ऐसे भी हो सकता था और वर्टिकल ऐसे भी हो सकता था। तो नीचे है कि ऊपर है वो कैसे डिसाइड करेंगे? ध्यान से देखिए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। PV इक्वल टू nRT से V कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, आप जब Y से Z पे जा रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, सो सिंस टेम्परेचर डिक्रीजेस हम कह सकते हैं कि प्रेशर भी डिक्रीज हुआ होगा, यानी कि अब हम 100% कह सकते हैं कि ग्राफ नीचे की तरफ गया है, दिस इज योर Z। एंड Z to X इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस का तो शेप स्टैंडर्ड है, हम सबको पता है कि ये इस तरीके से होता है। सो दिस इज़ योर फाइनल कॉल, और ये हो गया ऑप्शन नंबर B। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस टू इज़ बेस्ड ऑन ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स। इसमें हमें ये वाला साइकिल दिया है, PV ग्राफ हमें इस बार दिया है 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 1। ठीक है, हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया होगा दैट 1 to 2 इज़ अ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक, हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है VT ग्राफ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले लेट अस लुक एट 2 to 3। ये एडियाबैटिक को एक बार छोड़ देते हैं। 2 to 3 देखिए, 2 से 3 में आपको दिखना चाहिए दैट द प्रोसेस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर है। अच्छा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू nRT से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आप जब 2 से 3 पे जा रहे हो तो वॉल्यूम घट रही है, तो सिंस वॉल्यूम डिक्रीजेस इम्प्लाइज टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ है। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो लाइन बना सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए
एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए जिसे अगर आप एक्सटेंड करें तो ओरिजिन से पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, राइट। अच्छा, अब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, राइट, और टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इस तरीके से होगा, दिस शुड बी योर 2, दिस शुड बी योर 0.3। अब देखिए 3 से 1 में क्या हो रहा है, आप जब 3 से 1 में जा रहे हो प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक है। नाउ दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम है। एट द सेम टाइम हमको दिख रहा है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम बोलने का मतलब है कि प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब कहाँ जाएंगे हम लोग, वी हैव टू टेक अ राइट टर्न नाउ। कांस्टेंट वॉल्यूम भी है और राइट टर्न जाना होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, वी हैव रीच्ड टिल पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब बात करते हैं 1 से 2। 1 से 2 आपका एक एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। तो टी और वी में एडियाबैटिक का रिलेशन क्या है, लेट अस टॉक अबाउट प्रोसेस 1 to 2। टी और वी में एडियाबैटिक का रिलेशन क्या है, टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका जो शेप होगा वो ऐसा ही होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, कर्व्ड होगा। सो दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस सवाल में हमको क्या दिया हुआ है, इनिशियली अ गैस ऑफ डायटोमिक molecules is contained in a cylinder of volume V1 and pressure P1 at temperature 250 Kelvin। तो ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर मान लेते हैं कि N1 मोल्स ऑफ वो डायटोमिक गैस है, टेम्परेचर T1 है विच इज़ 250 Kelvin, वॉल्यूम V1, प्रेशर P1, ठीक। assuming 25% of the molecules get dissociated causing a change in the number of moles, right? The pressure of the resulting gas at a temperature of 2000 Kelvin when contained in a volume 2V1 and pressure P2, ठीक है, is given by, हमें P2 प्रेशर बताना है। तो आपके पास पहले वाले चेंबर में, पहले वाले कंटेनर में आपके पास मान लीजिए कि N1 मोल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स था, उसमें से 25%, उसमें से 25% जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट कर गया। मीनिंग क्या है डिसोसिएट करने का, मान लीजिए कि आपके पास ऑक्सीजन था विच इज़ डायटोमिक, तो वो O और O में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वो डायटोमिक मोनो एटॉमिक में कन्वर्ट हो गया। अगर नाइट्रोजन होता तो वो N और N में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले आपके पास एक क्वांटिटी थी और अब टूटने के बाद आपके पास 2 क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी डबल हो गई, ठीक। अब ध्यान से समझिए, अब जो फाइनल सिचुएशन है व्हेन 25% ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज डिसोसिएटेड, एक दूसरा चेंबर अज्यूम कर लीजिए, वो सारे के सारे गैसेस अभी इसके अंदर है एट अ टेम्परेचर T2 विच इज़ 2000 Kelvin, वॉल्यूम अब डबल हो गया है, ठीक है। P2 प्रेशर हमें निकालना है कि अब P2 प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो पहले चेंबर के लिए हमने मान लिया कि नंबर ऑफ मोल्स इज N1, सो लेट अस से दैट N1 इज इक्वल टू N। तो N2 क्या होगा, N2 को क्या लिखोगे, यही इस सवाल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि N2 क्या होगा। ध्यान से देखिए N2 क्या है, आपके पास शुरुआत में N मोल्स था, N मोल्स में से 75% जो है वो तो डिसोसिएट नहीं किया, ठीक है, लेकिन 25% डिसोसिएट कर गया। तो 25% जब डिसोसिएट किया होगा तब तो डबल हो गया क्वांटिटी, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 25% ऑफ N, ठीक है। So this is 0.75 N and this is going to be 2 multiplied by 0.25 N, तो ये ओवरऑल आ रहा है 1.25 N, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, बात आपको समझ में आ रहा है। मान लीजिए आपके पास शुरुआत में 10 मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से 8 नहीं टूटता है और 2 जो है 2 डिसोसिएट कर गए। तो जब 2 डिसोसिएट करेंगे तो डिसोसिएट करने के बाद आपके पास टोटल 4 क्वांटिटी हो गया। तो अब आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना टोटल, 8 + 4 12, ऐसे निकालेंगे। तो वही किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हमें P2 निकालना है, अप्लाई गैस लॉ, PV इज इक्वल टू nRT अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में P भी वेरिएबल, वॉल्यूम वेरिएबल, N वेरिएबल, T वेरिएबल,
ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P1V1 बाई N1T1 इज़ इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाई N2T2। ठीक है, P1 कितना है अपना, P1 को P1 ही मान रहे हैं हम लोग, है ना, अपॉन N1 की वैल्यू N है और N2 की वैल्यू T1 की वैल्यू कितनी है 250। ठीक है, न्यूमरेटर में V1 है, V1 को क्या माने, V1 ही मान लेते हैं। ठीक, P2 मल्टीप्लाइड बाई V2 को क्या लिख सकते हैं 2V1 डिवाइडेड बाई N2 को क्या लिखेंगे 1.25N मल्टीप्लाइड बाई T2 इज़ गिवन बाई 2000। ठीक है, ये आपका 2000 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये V1 से V1 कैंसिल, N से N कैंसिल, राइट, 250 को इससे कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 2 और 8 को कैंसिल किया तो 4 बन गया। तो आपको यहाँ से दिखना चाहिए दैट P2 अपॉन P1 इज़ बेसिकली 4 इंटू 1.25 विच इज़ 5। सो 5 इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस सवाल में क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए सवाल को। द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम of an ideal gas when a small additional pressure of delta P is applied at a constant temperature is same as the change when the temperature is reduced by small quantity delta T at constant pressure। ठीक है, सवाल पढ़ने के बाद यही लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि लैंग्वेज बड़ा ही कंफ्यूजिंग है और आम तौर पे ऐसे सवाल हम लोग प्रैक्टिस करते भी नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल को कैसे करेंगे। सवाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, लेकिन सवाल में जितने भी चेंजेस हमें दे रहे हैं हर बार बोलता है स्मॉल एडिशनल चेंज, स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा टी। तो जितने भी चेंजेस है सवाल में वो स्मॉल है। तो पहला कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले तो PV इज इक्वल टू NRT लिख लेते हैं, गैस लॉ। ठीक है, पहले हमें बोलता है व्हेन अ स्मॉल एडिशनल प्रेशर डेल्टा P इज़ अप्लाइड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम चेंज लिखें तो चेंज क्या होगा, डेल्टा P बाई P प्लस डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा V बाई V मॉड इज इक्वल टू डेल्टा P बाई P। ठीक है, मॉड ले लिया, उधर जाके नेगेटिव साइन होता, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिलेट मतलब है, द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, तो बोथ साइड्स हमने मॉड लगा दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, इज द सेम एज द चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सेकेंड सिचुएशन में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, P इज कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर बोथ साइड्स चेंज लोगे तो P कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट। सो दिस इज सिंपली डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T। ठीक है, डेल्टा T बाई T यहाँ पे भी मॉड लगा ही देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, हमें सवाल में कहता है द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम इज सेम इन बोथ द केस, राइट। यानी यहाँ जो डेल्टा V बाई V है और यहाँ पे जो है वो दोनों सेम है। Change in volume is same in both the case. So from equation number 1 and 2, हम यहाँ कह सकते हैं that delta P by P mod is equal to delta T by T mod। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं delta T mod is equal to T by P delta P mod। ठीक है, अब T और P क्या है, T और P क्या है हमें दिया हुआ है, द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर 302 केल्विन, 300 केल्विन है और 2 ATM है, डेल्टा P। सो दिस बिकम्स 150 डेल्टा P, और हमें यही निकालना है C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू 150 केल्विन पर ATM। सो 150 इज फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहता है कि इफ़ मिनिमम पॉसिबल वर्क इज़ डन बाय अ रेफ्रिजरेटर। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम पॉसिबल वर्क इज़ डन बाय रेफ्रिजरेटर इन कन्वर्टिंग 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू आइस। ठीक, तो आपके पास 100 ग्राम पानी था, हमने उसे
एट 0 डिग्री सेल्सियस हमने उसे आइस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने मतलब रेफ्रिजरेटर ने किया है। हाउ मच हीट इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, हम सबको पता है कि रेफ्रिजरेटर में ये आपका T1 है विच इज़ द लोअर टेम्परेचर, यानी कि आपके फ्रिज के अंदर का ये सिचुएशन है, ठीक है। और ये कंप्रेसर है, बेसिकली कंप्रेसर वर्क डन करता है लेटर से W1, ठीक। तो कंप्रेसर वर्क डन करता है, इट एक्सट्रैक्ट्स सम हीट फ्रॉम इनसाइड द फ्रिज, जिस कारण से पानी जमा होगा, पानी आइस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक। और ये Q1 हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइनली सराउंडिंग को Q2 हीट हमने दिया, ठीक है। कहता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर उस समय 27 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि ये कितना हो गया 27 + 273 दैट इज़ 300 केल्विन, ठीक। तो ये हमें दे दिया है, हमें T1 भी दिया है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे Q2 पूछ रहा है, राइट। एंड क्या हमको Q1 पता है? हाँ पता है। आपको कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ गिवन बाई m × L। मास कितना है 100 एंड L इज़ 80 यानी कि 8000 कैलोरीज हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है फ्रॉम इनसाइड द फ्रिज, ठीक है। हमें Q2 बताना है। अब ये पहले लाइन का क्या मीनिंग है? मिनिमम पॉसिबल वर्क इज डन। अगर आपका रेफ्रिजरेटर मिनिमम पॉसिबल वर्क कर रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मोड में आपका फ्रिज काम कर रहा है, अगर फ्रिज को बहुत कम मेहनत करना पड़ रहा है टू गेट द सेम आउटपुट, इसका मतलब है कि उसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। और एफिशिएंसी मैक्सिमम तभी पॉसिबल है जब वो कार्नोट साइकिल को फॉलो कर रहा हो, जब ये एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर हो। और अगर ये एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर है तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं दैट Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। आई होप यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। सो Q2 इज बेसिकली Q1 टाइम्स T2/T1। नाउ व्हाट इज Q1? Q1 सॉल्व किया है हमने, दिस इज 8000। T2 क्या है? T2 इज 300 केल्विन डिवाइडेड बाई 273 केल्विन, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ सही है, राइट। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज़ 8000, तो इसको लिख सकते हैं 1000 × 8, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ से जो 8 निकला है ना उसको 300 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस बिकम्स 2400 डिवाइडेड बाई 273, ठीक है। अब थोड़ा सा पेशेंस के साथ 2400 और 273 को आपस में डिवाइड कर दीजिए। वंस यू डिवाइड दिस यू आर गोइंग टू गेट समथिंग ऑफ द ऑर्डर 8.791 समथिंग, राइट, 8.791। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 8791 कैलोरीज, और यही इस सवाल का आंसर है, राइट। यही इस सवाल का फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question, question number 10. Question number 10. An engine operates by taking a monoatomic ideal gas through a cycle shown in the figure. The percentage efficiency of the engine is close to how much? ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस है यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, राइट, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। कल को CV पूछेगा तो वो भी कह सकते हैं 3R/2 है, ठीक। अच्छा, तो ये अपने पास साइकिल है A to B, B to C, C to D and D to A, राइट। आप सबको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी इज बेसिकली गिवन बाय आपने कितना वर्क किया अपॉन कितना आपको एनर्जी सप्लाई किया गया था, हीट इनपुट, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते, वो बात की बात है, राइट। वर्क डन निकालना कोई मुश्किल नहीं है। वर्क डन निकालने का मतलब है कि इस रेक्टेंगल के अंदर का जो एरिया होगा, ठीक है, ये जो शेप है उसके अंदर का जो एरिया है वही इस सिस्टम का वर्क डन होगा, और वो वर्क डन पॉजिटिव भी होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा वर्क डन? 2V0 लिख दे क्या? दिस इज 2V0 - V0 मल्टीप्लाइड बाई 3P0 - P0 डिवाइडेड बाई, अब बात आता है Qn। तो आपको पता होना चाहिए कि A to B में हीट इनपुट हो रहा है और B to C में हीट इनपुट हो रहा है। तो यहाँ जो Qin की बात की जा रही है, दिस Qin इज बेसिकली Q1 + Q2।
Q1 प्लस Q2। C2D और D2E में हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर याद नहीं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इंजन का जो ये साइकिल का प्रोसेस होता है, फर्स्ट 2 में आपको हीट इनपुट हो रहा है और सेकंड 2 में आपको हीट रिजेक्शन हो रहा होगा। तो हमें सिर्फ हीट इनपुट से मतलब है, राइट। तो हमें चाहिए व्हाट इज हीट इनपुट, व्हाट इज हीट इनपुट ड्यूरिंग द प्रोसेस ABC, ठीक। अच्छा चलिए इसे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये V0 है और यहाँ पे 2P0 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2P0 V0, राइट। एंड दिस इज डेल्टा Q। बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज़ से, डेल्टा U प्लस डेल्टा W से, राइट। सो डेल्टा U ABC प्लस डेल्टा W सिर्फ ABC, A to B एंड B to C का वर्क डन। अब ध्यान से देखिए, तो A to B में तो कोई वर्क डन है ही नहीं, जो भी वर्क डन है B to C में होगा। अगर B to C का वर्क डन निकालना है तो आपको इसके नीचे का ये टोटल एरिया चाहिए, अब ये टोटल एरिया चाहिए, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, BC का सिर्फ चाहिए तो इसके नीचे का पूरा एरिया अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपको 2P0 V0 डिवाइडेड बाई डेल्टा U, राइट ना। डेल्टा U दिस ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा आपका NCV डेल्टा T यानी कि TC माइनस TA प्लस वर्क डन इसके नीचे का पूरा एरिया यानी कि ये विड्थ विच इज़ V0 विथ मल्टीप्लाई बाई विथ दिस टोटल हाइट विच इज़ 3P0। तो ये आपका इस बार हो जाएगा 3P0 V0, ठीक है। तो न्यूमरेटर में है 2P0 V0 डिवाइडेड बाई NCV। CV क्या है बेसिकली, CV है आपका 3R/2, CV है 3R/2 TC माइनस TA प्लस 3P0 V0, ठीक है। ध्यान से देखिए, दिस इज 2P0 V0 डिवाइडेड बाई क्यों ना हम यहाँ पे 3/2 को बाहर रखें और NR को अंदर भेज दें। आप जब ऐसा करोगे, NR जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा NRTC। सो PV इज इक्वल टू NRT के हिसाब से क्या हम NRTC को PCVC लिख सकते हैं? हाँ सर। NRTA को PAVA लिख सकते हैं? डेफिनेटली सर। यहाँ पे 3P0 V0 तो था ही, तो ये आपका कितना है 2P0 V0 डिवाइडेड बाई 3/2 PCVC। व्हाट इज PC, व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट C, 3P0, राइट। एंड व्हाट इज वॉल्यूम एट पॉइंट C, 2V0। तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6P0 V0 माइनस PAVA। A पॉइंट का प्रेशर P0 और वॉल्यूम भी V0 है, तो ये सिंपली हो गया आपको P0 V0 प्लस 3P0 V0। और ध्यान से देखिए तो ये P0 V0 सब कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में बच रहा है हमारे पास 2 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 माइनस 1 विच इज़ 5 यानी कि 15/2 प्लस 3। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लो तो ऊपर चला जाएगा आपको 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस 15 दैट इज़ 21। और ये अभी परसेंटेज एफिशिएंसी नहीं है, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस चीज़ को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 19%। तो इंटीजर बेस था और हमें क्लोज आंसर पूछा था, क्लोज टू, सो दिस आंसर इज गोइंग टू बी 19, राइट। सो अ गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस सवाल में हमको एक PV प्लॉट दिया है फॉर 2 गैसेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी दोनों ग्राफ एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ही है। प्लॉट्स 1 and 2 शुड कॉरस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली टू, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिया है गैसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो एक बात आपको समझना चाहिए, प्रोसेस दोनों एडियाबैटिक ही है, लेकिन गैस मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती है कि ग्राफ कैसा होगा, किसका स्लोप कम होगा, किसका स्टीपनेस ज़्यादा होगा। ध्यान से देखिए, ये आपको PV ग्राफ दिया है। हम सबको पता है कि एक एडियाबैटिक ग्राफ में स्लोप जो होता है dP/dV दैट इज़ गिवन बाई माइनस गामा P/V, ठीक है। गामा इज़ योर एडियाबैटिक कांस्टेंट, यानी कि अगर हमको स्टीपनेस देखना है, ठीक है, जिसका गामा ज़्यादा होगा उसका स्टीपनेस ज़्यादा होगा, उसका स्लोप ज़्यादा होगा, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें एक डाई एटॉमिक की, तो उसका गामा कितना होता है
पता है उसका गामा कितना होता है, एक डायटोमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, दैट इज़ 7/5 विच इज़ बेसिकली 1.4। और वही आपके पास अगर एक मोनो एटॉमिक हो तो उसका होता है 5/3 विच इज़ 1.67। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है, जैसे कि यहाँ पे हीलियम है तो उसका गामा ज़्यादा होगा, यानी कि उसका स्लोप, उसका स्टीपनेस ज़्यादा होगा। और अगर कोई डाई एटॉमिक गैस है जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है, तो उसका स्टीपनेस कम होगा। तो हमें ग्राफ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 का स्टीपनेस ज़्यादा है और 1 का स्टीपनेस कम है, यानी कि 2 विल बिलोंग टू अ मोनो एटॉमिक गैस, 2 will belong to a monoatomic gas and 1 will belong to a diatomic gas। ठीक है, अब उसी हिसाब से चेक कर लीजिए 1 and 2, 1 के लिए डायटोमिक होना चाहिए, ठीक है, तो आइदर बी एंड डी, और 2 के लिए मोनोटोमिक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सवाल है। आई थिंक दिस इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट कैटेगरी या मीडियम टू डिफ़िकल्ट में इसको डाल सकते हैं जस्ट ड्यू टू इट्स इंटीग्रेशन। सवाल में हमको कहता है the number density of a molecule of gas depends on their distance r from the origin given by this equation। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि आप जब ओरिजिन से दूर जाते जा रहे हैं तो नंबर डेंसिटी वेरी कर रही है। नंबर डेंसिटी क्या होता था? नंबर डेंसिटी इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है यहाँ पे, इट इज़ वेरिंग विथ डिस्टेंस, तो अभी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है हमने। देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू, और ये सवाल 2019 मेंस का है, एडवांस का सवाल भी नहीं है ये। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पे निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है। डेफिनेटली यहाँ पे हम सिंपली इसको इस टर्म को वॉल्यूम से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, ये जा भी रहा इन्फिनिटी तक है। ठीक है, यहाँ पे हेल्प लेना होगा इंटीग्रेशन का। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ओरिजिन से आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक शेल कंसिडर कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग दिस शेल। आई होप समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पे इस शेल को कंसिडर कर रहे हैं एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस थिन शेल। राइट, पैरामीटर्स क्या है, हमने आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक शेल कंसिडर किया है। राइट, दिस इज आर एंड दिस थिकनेस ऑफ द शेल इज डी आर। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि ये शेल का छोटा सा वॉल्यूम क्या होगा। दिस स्मॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4πr² डी आर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो इस पतले से शेल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा। इस पतले से शेल में एक छोटा सा क्वांटिटी होगा मॉलिक्यूल्स का, उसको हम dn से डिनोट कर रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी नंबर डेंसिटी एट दिस प्लेस r मल्टीप्लाइड बाई dv, यानी कि हम dn को लिख सकते हैं nr विच इज़ n0 e⁻⁻α r⁴ मल्टीप्लाइड बाई dv विच इज़ 4πr² dr। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्यों ना दोनों साइड्स हम इंटीग्रेशन लगा दें। करो इंटीग्रेट, तो जब इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट साइड तो आपको ठीक है, चलो भैया कैपिटल N है, n0 कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, उसे बाहर ही रखो इंटीग्रेशन से। दिस इज 4πn0, राइट, इंटीग्रल दिस इज r² e⁻⁻α r⁴ dr। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आप ओरिजिन से चालू हो रहे हो और इन्फिनिटी तक जा रहे हो, 0 to infinity। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इज़ अ रियल चैलेंज, इट इज़ अ रियल चैलेंज। ठीक है, तो ये सवाल इसका इंटीग्रेशन का है ही नहीं, थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे हमें प्ले करना पड़ेगा। बच्चे सवाल के इंटीग्रेशन को ही देख के छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाए तो सवाल सॉल्वेबल है। अगर आप कोई मेथड ढूंढ के इसको इंटीग्रेट करने का कोशिश भी करेंगे, सो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल इंटीग्रेट इट आपके पास लिमिट्स भी है, क्योंकि तो इसका इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट विल बी लाइक सम कांस्टेंट c मल्टीप्लाइड बाई सम α⁻ समथिंग x। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसके इंटीग्रेशन में आपके पास अल्फा बचेगा,
अल्फ़ा बचेगा, ठीक है। अगर हम किसी तरीके से इस अल्फ़ा को यहाँ से हटा के बाहर निकाल दे तो मेरा काम सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेइंग अज्यूम दैट अल्फ़ा r टू द पावर 4 इज सम अनदर वेरिएबल t, ठीक है। तो हमें रिप्लेस करना होगा चीज़ों को, तो पहले तो इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये हो रहा है आपका 4 अल्फ़ा r क्यूब dr इज इक्वल टू dt, ठीक। तो हम यहाँ यहाँ पे r स्क्वायर dr है, तो यहाँ पे बस उतना ही रखना पड़ेगा। हम r स्क्वायर dr को लिख सकते हैं dt अपॉन 4 अल्फ़ा r, ठीक है। अच्छा, जब इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर से डिनोमिनेटर में एक r बच रहा है, इसे भी हटाना होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा r टू द पावर 4 इज इक्वल टू t से क्या हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू t अपॉन अल्फ़ा टू द पावर 1/4, 1/4। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो लिखो, यहाँ पे लिखो। सो दिस बिकम्स r स्क्वायर dr इज इक्वल टू dt अपॉन 4 अल्फ़ा, और r की वैल्यू हो जाएगी t अपॉन अल्फ़ा टू द पावर 1/4 विच कैन बी रीरिटन एज dt अपॉन 4 अल्फ़ा टू द पावर 3/4 t टू द पावर 1/4। Now let us substitute this over here। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई n0, ठीक है। अच्छा, ये r स्क्वायर dr को हमें ये लिखना होगा, और e टू द पावर माइनस अल्फ़ा r टू द पावर 4 की जगह हम लिख देंगे t। तो ये तो हो गया e टू द पावर माइनस t मल्टीप्लाइड बाई दिस एंटायर थिंग। सो dt डिवाइडेड बाई 4 अल्फ़ा 3 टू द पावर 4 t टू द पावर 1/4, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल, अल्फ़ा कांस्टेंट उसे बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर निकालने के बाद पाई n0 अल्फ़ा टू द पावर -3/4, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t टू द पावर 1/4 e टू द पावर -t dt, ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक लिमिट्स को नहीं चेंज किया, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब r था, व्हेन r वॉज 0, अगर r 0 होगा तो t भी 0 होगा, और जब r इन्फिनिटी होगा तो t भी इन्फिनिटी होगा, राइट। नाउ वी आर ऑलमोस्ट थ्रू। ध्यान से इस वाले को देखिए, आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे यू आर गोइंग टू गेट सम कांस्टेंट। ये एक सिंपल इंटीग्रेशन, नॉट सिंपल बट ये एक इंटीग्रेशन है सिर्फ t में, t e की पावर -t dt, देयर इज नथिंग अल्फा ओवर हियर। तो आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे यू आर गोइंग टू गेट अ कांस्टेंट। मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट k है, राइट। तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है ना कि n इज इक्वल टू पाई n0 अल्फ़ा टू द पावर -3/4 मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, और हमें प्रोपोर्शनैलिटी ही पूछा गया है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू n0 अल्फ़ा टू द पावर -3/4, which is option number A. So a very very good question. यहाँ पे इस चीज़ को समझ पाना, इसके साथ खेल पाना, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस सवाल में हमें दे रखा है, इन अ प्रोसेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस आर वेरीड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन Vt इज इक्वल टू K, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, आइडियल मोनोएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिख लेते हैं। कल को अगर गामा का ज़रूरत पड़ा तो वो हो जाएगा 5/3, जो भी ये देखा जाएगा, ठीक। अच्छा, Vt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाई डेल्टा T, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाई गैस इज हाउ मच, ठीक है। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहाँ पे ये आपको दिया है Vt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट। नाउ दिस इज नॉट एट ऑल एनी आइसोथर्मल आइसोबारिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों ना इस T को रिप्लेस कर दिया जाए PV इज इक्वल टू nRT के हिसाब से, PV इज इक्वल टू nRT के हिसाब से ये T क्या हो जाएगा, PV अपॉन R इज इक्वल टू कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसे ध्यान से पहचानिए, तो हम कह सकते हैं कि कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो हम लोग देखते हैं PVX इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि हमें ये X मिल गया है, दैट इज 2।
एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, दैट C इज गिवन बाय CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट, मोलर हीट कैपेसिटी। सो CV क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा आपका 3R/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस 2। ध्यान से देखिए तो ये हो गया 3R/2 माइनस R, यानी कि ये हो गया आपको सिंपली R/2। नाउ व्हाट इज हीट एब्जॉर्ब्ड, अब तो कहानी खत्म हो गया। दिस हीट एब्जॉर्ब्ड इज सिंपली NC डेल्टा T, राइट, N इज 1, C इज R/2 एंड डेल्टा T इज डेल्टा T, यानी कि अपना जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज R/2 डेल्टा T विच इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर C। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 2015 का सवाल है। कंसिडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R, ये R रेडियस है, गैस कांस्टेंट से बच्चे इसे कंफ्यूज करते हैं, एट टेम्परेचर T। द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनसाइड इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस ऑफ फोटोन, आइडियल गैस है यानी कि PV = nRT के साथ खेला जा सकता है। विथ इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाई दिस इज स्मॉल u विच इज इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको कैपिटल U/B प्रोपोर्शनल टू T⁴ दिया है, और प्रेशर इस तरीके से रिलेटेड है। इफ द शेल नाउ अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेडियस इज व्हाट। ठीक है, तो ये सवाल सिंपली मैनिपुलेशन का सवाल है, इसके अंदर कोई फील फैक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट या फंडे की ज़रूरत है नहीं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्रेशर इज गिवन एज 1/3 U/V, ठीक है, और हमें U/V प्रोपोर्शनल टू T⁴ दिया है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। ठीक है, अच्छा प्रेशर को क्या लिख सकते हो, प्रेशर को हम लिख सकते हैं ना nRT/V, दिस इज बेसिकली nRT बाई वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू T⁴, राइट है। अच्छा, तो यहाँ से हमको दिख रहा है, ये R गैस कांस्टेंट है ना, तो ये N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, इनको तो हटा ही देते हैं, राइट। अच्छा, ये T यहाँ से कैंसिल करेगा तो ये 3 बन जाएगा, यानी कि हमको दिखाई दे रहा है दैट वॉल्यूम T⁴ इज बेसिकली अ कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल शेल है, यानी कि 4/3 πr³। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट था, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसको यहाँ पे हमेशा r' कर देते हैं। ठीक है, सो 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाई T³ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये बात कि T³ इज इन्वर्सली रिलेटेड टू R³, यानी कि T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखा, इसमें एडियाबैटिक वाला सिचुएशन का तो कोई यूज़ भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस सवाल में हमको कहता है कि आपके पास एक आइडियल गैस है विच इज एक्सपैंडिंग सच दैट T² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P प्रेशर है, T आपका टेम्परेचर है। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज हाउ मच। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। हालांकि ऐसे सवाल प्रैक्टिस करते हैं बच्चे लोग। P⁴ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P⁴ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर आपको सॉलिड से याद हो, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज गिवन बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, तो ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो सब कुछ रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम जैसा है, तो क्यों ना पहले यहाँ से प्रेशर को हटाया जाए। प्रेशर को हम लिख सकते हैं nRT/V, और यहाँ पे एक ऑलरेडी T² है, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं दैट T³ V⁻⁻1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब क्यों ना डिफरेंशिएट किया जाए, यहाँ पे T भी वेरिएबल, V भी वेरिएबल है, सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस। पहले T को डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 3T² dt, और V⁻⁻1 है तो V को नीचे ले आओ। ठीक है, प्लस अब T को छोड़ दिया,
v टू द पावर -1 का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा v टू द पावर -2। सो क्यों ना उसे हम लिख दे v² इस तरीके से, और यहाँ पे dv दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। क्यों ना यहाँ पे हम t² बाई v कॉमन ले ले, तो ये हमारे पास बच जाएगा 3 dt प्लस दिस इज t dv बाई v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका तो कोई रोल नहीं, अंदर वाले को अगर ध्यान से देखें हमें इसे इस फॉर्म में लेके जाना है, तो आपको दिख रहा है कि हम इसे लिख सकते हैं 3 dt इज इक्वल टू, ओके आई थिंक आई मिस्ड अ माइनस साइन ओवर हियर। हाँ, यहाँ पे एक माइनस साइन आता ना जब इससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, दिस इज माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, ठीक है। सो 3 dt इज इक्वल टू t dv बाई v, और इसको रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा 3/t इज इक्वल टू dv v dt, और यही हमारा बेसिकली वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3/T, right? So this is matching up with option number C. So this was the session on top 30 selected questions on thermodynamics PYQs. We have completed the remaining 50 questions in this session. उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सॉल्यूशंस और मेरे समझाने का तरीका सब कुछ अच्छा लगता होगा, आपको समझ में भी आता होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना जल्दी हो सके इसे 1000 सब्सक्राइबर की ओर पहुंचाने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। Until then, take care. Bye bye.